नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया चाहता है में हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा सुनते रहते हैं, हमारी स्टोरीज देखते रहते हैं। ऐसे ही दो बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त 5 राज्यों में जब से चुनाव खत्म हुए तब से सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जहां जश्न बन रहा है 5 राज्यों में, जो जीत गए उनके मन में, जो हारने वाले हैं वो अपनी हार का गम मना रहे हैं या चिंतन में हैं। लेकिन इन सब के बीच जो दो मुद्दे उठ गए वो ये 24 के चुनाव के पहले जिसके बहाने 24 के चुनाव को गरमाया जा रहा है वो मामले हैं। एक तो हिजाब का मामला जिस पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, और दूसरा मामला कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म आई है उसको लेकर बीजेपी के लोग लगातार उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन ज्वलंत मुद्दों पर ज्वलंत बहस क्यों ना की जाए और क्यों ना एक और पूरा पक्ष आपके सामने रखा जाए। इसी कोशिश में आज इंडिया चाहता है कि खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे AIMIM के सांसद हैं, मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनसे हम खास बातचीत करेंगे इस चर्चा के इस प्रोग्राम के दौरान। लेकिन उसके पहले 2024 की बड़ी पिक्चर को समझने के लिए, क्योंकि 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है, ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिरकार ये मामले चाहे हिजाब का हो या फिर कश्मीरी माइग्रेशन का हो, ये क्यों इतना गरमाया जा रहा है। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर ओवैसी साहब के साथ हर मुद्दे पर बेलाग बातचीत। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद उठे विवादों से सियासत की गर्मी कम नहीं हुई। एक तरफ कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से भी सियासत में उबाल आ गया है। और ये दोनों ही विवाद जुड़े हैं धर्म से। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर गुजरी त्रासदी को पर्दे पर उतारा गया है। कविता क्या कर रही हो? गिव मी यहाँ। क्या कर रही हो? विवाद तब शुरू हुआ जब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कपिल शर्मा शो में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी नेता इस फिल्म के समर्थन में उतर आए। आज हमारे बच्चों के अंदर कश्मीर फाइल को गांव के चौपाल तक दिखाना चाहिए। तथ्यों को और सामने आने से कोई रोके ना, और कोई रोकेगा तो हमने उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि इतिहास के पन्नों को दबाया नहीं जाता, इतिहास के पन्नों से सीखा जाता है। खुद प्रधानमंत्री ने इसे कश्मीर का असली सच करार दे दिया। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को लगता है कि ये फिल्म अधूरा सच है। वो इनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा क्यों है, इनके लिए एक सीजनल वैरायटी क्यों है? जब चुनाव आता है आप उनको ध्यान करते हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। फिल्म को लेकर विवाद चल ही रहा है कि इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनने की धार्मिक बाध्यता नहीं है, लिहाजा सभी को स्कूल यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना होगा। इस मुद्दे ने 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी तूल पकड़ा था और कोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर फिर नई बहस शुरू हो गई है। ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है और इसके अंदर कुरान शरीफ में औरतों के लिए अपनी हिजाब करने की पूरी तौर पर वाज़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका डिटेल जजमेंट हमने नहीं देखा, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस विषय पे, किस ढंग से उन्होंने कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट अपना निर्णय दे चुका है, अब उस पर बोलना न्यायालय की अवमानना करने जैसा है। अब दोनों मुद्दों के साए में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों के चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ ही बढ़ेंगे या कोई नया मुद्दा उभरेगा। ये विवाद आखिर कहां तक जाएगा और क्या इस विवाद को जानबूझकर तूल दी जा रही है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के चीफ सांसद है हमारे साथ लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए असद भाई। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से।
कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी देश में छिड़ी हुई है, आपको लगता है कि इसके लिए कश्मीर से जो माइग्रेशन हुआ 80 और 90 के दशक में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई जो कहा जा रहा है? देखिए सुमित साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितनों का वहां से माइग्रेशन हुआ। मैंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा कि 7 साल से मोदी सरकार है, वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना देती जो इन तमाम चीजों का नोट ले और अपने रिकमेंडेशन दे, और मोदी सरकार ये भी बता दे कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडित को, जहां कहीं भी वो उनको हैं अभी इस देश में, उनको वापस लेकर कितनों को लेकर गए। तीसरी बात यह है कि जब आप एक समुदाय की आप बात कर रहे हैं सवाल में, तो मेरा मानना यह है कि डोडा, भदरवार, पूंछ में भी 1500 नॉन पंडित कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। तो उनके लिए कौन रोएगा, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? और चौथी बात यह है कि मोदी सरकार ये बता दे कि कितने कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ। कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 6 लाख। भाई आप बता दीजिए ना। और ये उसमें एक और बात, क्या ये बात सच नहीं है कि जो हमारे कश्मीर में, जो हमारा भारत का अटूट हिस्सा है, जो बॉर्डर लगता है ऑक्यूपाइड कश्मीर का, कितने गांव उस वक्त खाली हुए? तो आप इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और अगर कश्मीरी पंडितों को वहां से उनको यकीनन तकलीफ हुई, तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ श्रीनगर में आरटी एप्लीकेशन कहता है कि 89 का कत्ल हुआ, और दूसरा पूरे जम्मू एंड कश्मीर के उस वक्त के स्टेट में 209 की हत्या कश्मीरी पंडित की हुई। तो आप इसको बताइए, आप इंडिपेंडेंट कमीशन बना दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बना दीजिए, ताकि तमाम चीजें सच सामने आ जाएं, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। पर अभी तक तो इस सेंसिटिव मुद्दे पर देश में चर्चा ही नहीं होती थी। आज कम से कम एक फिल्म के बहाने ही सही चर्चा तो हो रही है। 5 लाख माइग्रेट किए हों, 6 लाख माइग्रेट किए हों, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो यह है कि घाटी से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को हटा दिया गया, भगा दिया गया, वो वहां से अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। देखिए, जो जनवरी में ये वाकया हुआ, जो माइग्रेशन हुआ, उससे पहले क्या हुआ हम जानना चाहते हैं ना। मैं भी जानना चाहता हूं, आप भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। वो तो उस वक्त की सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, मैं मानता हूं इस बात को। तो उनको आपने ले जाकर आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में क्यों नहीं रखा? ऐसे बहुत से सवालात हैं। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन फौरन मोदी सरकार बना दें। भाई, देश के प्रधानमंत्री को पिक्चर देखने से इंसाफ याद आता है क्या? तकलीफ याद आती है, पीड़ा याद आती है? हम तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए ना। आप सत्ता में हैं, बना दीजिए। इन तमाम बातों को हम तो ये भी कह रहे हैं कि डोडा, भदरवार, पूंछ में 1500 नॉन कश्मीरी हिंदुओं की भी हत्या मिलिटेंट ने की, उसका भी इंक्वायरी कराइए। उनके लिए क्यों नहीं रोएगा कोई? उनके लिए पिक्चर क्यों नहीं बनती है? भाई, जब आप अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, तो भाई इन जो 1500 नॉन कश्मीरी पंडित हिंदुओं की जो हत्या मिलिटेंट्स ने की, उसका भी तो जिक्र करिए। और फिर जो कितने कश्मीर में आज मिसिंग है, कितने मिसिंग है कश्मीर में लोग कश्मीरी? 1000, 2000, 3000 नहीं सर, हजारों में कश्मीरी लोग मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, इसका भी बात हो जाए। और तो जब आप जेनोसाइड की बात, नहीं सुनिए सर, जब आप एक मिनट से, जब आप जेनोसाइड की बात करते हैं, तो जम्मू के जेनोसाइड की भी बात होनी चाहिए उसमें। फिर जम्मू के जेनोसाइड की बात होनी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए। आपको तो कौन रोक रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के मामले को तूल दे रही है, सियासी फायदे के लिए एक फिल्म के पीछे खड़ी हो रही है? मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, जिनके पास 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, जो भारत के करीब 50% के करीब प्रदेशों में सरकार उनकी है, जम्मू कश्मीर में आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, आपको एक पिक्चर देखकर याद आती है? इतना आपका मिसकम्युनिकेशन गैप है आपका। क्या आपको पता ही नहीं था कि पिक्चर के जरिए से एक कमर्शियल पिक्चर बनाई जाती है? और क्या वो फिक्शन पर बनाई गई है, ट्रू स्टोरी है वो?
चलिए छोड़ दीजिए उसको, हम ये कह रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए। देश के प्रधानमंत्री को अगर कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत है तो आप उस पर अमल करके दिखाइए, और अमल करने का तरीका ये है कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए। आप देश को बताइए कि कितने कश्मीरी पंडित को आप वापस लेकर गए वादी में। अब आप ये बताइए कि क्या 1500 उन नॉन कश्मीरी पंडित हिंदुओं का कत्लेआम मिलिटेंट से नहीं किया? क्या आज भी हजारों की तादाद में कश्मीरी लोग मिसिंग नहीं है? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए। असद भाई, आप प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर रहे हैं कि फिल्म देख के याद आया। उन्होंने फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के दौरान, हम सब ने उसको सुना भी है। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ असद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इस मामले को बीजेपी आज से नहीं पहले से उठाती रही है। ये फिल्म ने तो इस चीज़ को ट्रिगर कर दिया है। आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन क्यों हुआ? वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा था, आज से नहीं था, 70 साल से था, हम सब जानते हैं। उन्होंने उस चीज़ को कायम किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात क्या है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों उसकी जरूरत है? क्या आपको शक है उस वक्त जो राज्यपाल थे कश्मीर में जगमोहन साहब, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? मैं बहुत ही सवाल स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर ऑर्डर होगी तो जिन पीड़ित परिवारों को, जिनके माता पिताओं को, जिनके बेटों को मारा गया, आरटीआई इंक्वायरी श्रीनगर की कहती है कि 89 कश्मीरी पंडित्स का कत्ल हुआ। पूरा डेटा मेरे पास है, मैं आपको भिजा दूंगा। उस वक्त 209 कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, मैं नाम के साथ भिजा दूंगा आपको। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उन पीड़ित परिवार को क्लोजर भी तो मिलना चाहिए। आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए ना, क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तमाम वीडियोस देख रहे होंगे बात क्यों कर रहे हैं? असद भाई, आप तमाम वीडियोस देख रहे होंगे, कश्मीरी पंडितों के तमाम वीडियोस आ रहे हैं जो फिल्म देखने के बाद बहुत ही इमोशनल हैं। वो वापस 30 साल पहले अपने उस वक्त में पहुंच गए हैं कि कैसे उनको मजबूरी में, खौफ में अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़ना पड़ा। अच्छा, वो पिक्चर कहां देख रहे हैं कश्मीरी पंडित? वादी में देख रहे हैं। वादी में तो है ही नहीं कश्मीरी पंडित। वादी में कहां है कश्मीरी पंडित? बिल्कुल, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। 7 साल में आपने क्यों वापस लेकर नहीं गए उनको? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उस वक्त की सरकार का कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कैंटोनमेंट में रखना था उनको। यह उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि जनवरी 18-19 से पहले क्या हुआ था उनको नजर रखनी चाहिए थी। हम आज भी कह रहे हैं कि उन कश्मीरी पंडितों का क्लोजर क्या पिक्चर बनाने से होगा या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने से होगा जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी? मैं तो सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के नेताओं से पूछूंगा जो बात आप कह रहे हैं। असद भाई, मैं आपसे ये जानना जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं असद भाई, और वो जरूरी भी आपका कहना। मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों भागे कश्मीरी हिंदू वहां से? कश्मीरी पंडितों को क्यों अपने घर छोड़ने पड़े? कौन जिम्मेदार है इसके? देखिए, ये तो उस वक्त की सरकार जिम्मेदार है, उस वक्त के गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं। वो एक तमाम एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए जिसमें 1500 जो हिंदू डोडा, बंदरवार और पूंछ से मारे गए उनका भी लाइए ना। उनकी क्यों नहीं बात करेंगे आप? और ये सरकार कितने कश्मीरी पंडित को वापस वादी में लेकर गई, बता दीजिए देश को आप। अभी 370 हटा है, कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया है कि आप जाइए, हालात वैसे बनेंगे तो जाएंगे। अरे मेरे भाई, 2019 अगस्त में हटाया गया था, अभी हम 2022 में आ गए। आप सो रहे थे 2 साल से, आपने क्या किया बताइए? आपने क्या क्या बना दिया वहां पर? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 1500 जो नॉन कश्मीरी पंडित हिंदुओं की मिलिटेंट ने हत्या की, उनका भी तो कराइए ना, उन पर भी तो पिक्चर बनाइए। और सुमित साहब, एक बात सुनिए, क्या प्रधानमंत्री नेल्ली मैसेकर को भूल गए? बताइए, प्रधानमंत्री आसाम के नेल्ली मैसेकर को जानते हैं? कौन? यकीनन कांग्रेस की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच के बाद नेल्ली का मैसेकर हुआ, कांग्रेस भी उसमें सरकार थी, मुलविस थी। क्या उनका क्लोजर नहीं होगा? उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? मुरादाबाद में 1980s में ईदगाह में ईद के दिन पुलिस ने फायरिंग की, 500 मुसलमान मारे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। जेनोसाइड तो हर जगह हुआ है ना, मैं नंबर्स दे रहा हूं आपको, इंपेरिकल, ये कोई बने बनाए नंबर नहीं है मेरे दिमाग के।
तो सबका तो क्लोजर होना चाहिए। ये मुहिम असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं चलाई इस देश में, जो हैदराबाद से निकलकर यूपी, बंगाल, बिहार में चुनाव लड़ता है? कश्मीर के चुनाव आने वाले हैं कि कश्मीरी पंडितों को हमको लेके जाना है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो देश के तमाम इलाकों में रह के जा रहे हैं। आप कॉर्नर करिए ना बीजेपी को, आप तो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं, घेरिए ना बीजेपी को, उन माइनॉरिटीज के साथ खड़े होइए ना आप। सुमित साहब, देश का प्रधानमंत्री मैं हूं और आप मेरे होम मिनिस्टर हैं। हाँ, देश की सरकार और लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे पंकज झा हैं। हाँ, यही होगा ना। फिर क्या बात है? जो सरकार में उन्होंने क्या किया बताइए। आपने 7 साल से आप सरकार में रहे, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई, बनाई। सॉरी, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ। फिर महबूबा मुफ्ती को आपने सपोर्ट किया। आपने 370 निकाल दिया, वो जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहता हूं। आपने क्या किया बताइए ना। हम क्यों घेरेंगे? आप एक्सपोज हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को कश्मीरी पंडितों की तकलीफ एक पिक्चर देखने से याद है। मुझे इस बात की तकलीफ है। नहीं ओवैसी साहब, मुझे इस बात को समझाइए, इस बात को समझाइए। एक बात को अगर मैं मान भी लूं कि पिक्चर को लेकर इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या ये बात, जो बात बीजेपी कहती है कि कश्मीर की समस्या के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियां पर जिम्मेदार है, चाहे वो शेख अब्दुल्ला को लेकर उनकी मोहब्बत रही हो या फिर वहाँ पर जनमत संग्रह कराने वाली बात रही हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पॉलिसी रही 50s में, लेट 40s में, वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। क्या आप मानेंगे इस बात को? सर, मेरी एक बात सुनिए। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और मैं ये कह रहा हूं कि मासूम कश्मीरी तो पिट गया ना इसमें। हजारों की तादाद में मिसिंग है सर आज भी। जर्नलिस्ट पर एक पीएसए का एक लगता है, एक यूएपीए का लगता है सच्चाई रिपोर्ट करने की बुनियाद पर। चलिए 370 आपने 370 कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, 2 साल हो गए। एक पैसा इन्वेस्टमेंट लाया आपने कश्मीर में? बता दीजिए सरकार। एमओयू की बात मत करिए, एमओयू कागज पर बहुत बनते हैं, हमको हम जानते हैं। एक पैसे का इन्वेस्टमेंट बताइए। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और कश्मीर का कश्मीरी अपना सेब नहीं बेच सकता, हॉर्टिकल्चर को बेचना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप सेंट्रल पावर ग्रिड से करेंगे उसको। फार्मेसी के लोगों पर रेट हो रहा है, फार्मेसी का वहां पर प्रॉब्लम है। ये सब आप लगातार बीते इतनी देर से बीजेपी का फेलियर बता रहे हैं। वो बीजेपी जो 7-8 साल से अभी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार चला रही है। मैं जानना चाहता हूं, इतनी देर से आपने एक शब्द सेपरेटिस्ट के खिलाफ नहीं बोला, जिन्होंने पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया, जो पाकिस्तान के पिछलग्गू बने खड़े रहे, हुर्रियत के पीछे, हुर्रियत के साथ रहे। क्या इनको टारगेट करने में, इन पर निशाना साधने में ओवैसी साहब को डर लगता है? देखिए सुमित साहब, ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते, ना होंगे। समंदर के 2 किनारे जमा नहीं हो सकते। मैंने क्या कहा? मैं तो आपसे, आप देखिए, आप भूल रहे हैं। मैंने कहा वो 1500 नॉन कश्मीरी पंडित हिंदू जो जिसको मिलिटेंट्स ने मारा, उनकी भी तो तहकीकात करवाइए, उनके लिए भी तो आंसू बहाइए। और आप जब सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को जब ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए थे तो आपने नहीं भेजा था मुझे मीर फारूक से मिलने के लिए? क्या आप मुझे उस डेलीगेशन का मैं हिस्सा नहीं था जब मरहूम सईद अली शाह गिलानी के पास हम नहीं गए थे? क्या जब ये बीजेपी सरकार ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गई थी तो क्या मुझे नहीं कहा कि आप जाकर अकेले शब्बीर शाह से मिलकर आइए? क्यों कहा था आपने हमको? हम तो देश की मोहब्बत में गए थे। अब आप फिर बोले सेपरेटिस्ट के बारे में नहीं बोलते। क्या आपने सेपरेटिस्ट से बात नहीं की? क्या अडवाणी ने सेपरेटिस्ट से बात नहीं की जब एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी? आपकी पॉलिसी क्या है कश्मीर की, हम जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यासीन मलिक की तस्वीर लगाई जा रही है मनमोहन सिंह जी के साथ, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के साथ। ब्लेम किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सेपरेटिस्ट के साथ थी। बिल्कुल, वो फोटो है क्या अडवाणी साहब की फोटो नहीं है? मुंह पर मास्क, उस वक्त तो कोविड नहीं था, मास्क का मैंडेटरी नहीं था, बैठे हैं बात करते हुए। वो तस्वीर भी है। क्या यासीन मलिक साहब से मिलने जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था तो रामविलास पासवान साहब जाकर नहीं मिले थे? किसने कहा था उनको ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे? क्या उसको भी गलत करार देंगे आप? आप बीजेपी पे लगातार गुस्से में है, रोष में है। बीजेपी की लीडरशिप से आप लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हमें इसकी वजह क्या ये है? एक और मुद्दा को उठा रहा हूं मैं, वो हिजाब का मामला है। क्या आप एक मिनट देखिए,
बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली में भी है, कश्मीर में भी है, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होऊंगा, मैं कभी जिंदगी में जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा नाउम्मीद नहीं होऊंगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होऊंगा। मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि बीजेपी की नाकामियों को आपके चैनल के जरिए देश के जनता को बता रहा हूं। इसकी वजह यह भी तो है कि हाईकोर्ट हिजाब मामले में आपके अगेंस्ट हो गया, आपको हाईकोर्ट के फैसले की मजम्मत करनी पड़ी सरेआम आके। उसने कहा हिजाब को लेकर कि ये धार्मिक प्रथा का धार्मिक रिवाज नहीं है कि हिजाब पहना जाए, यूनिफॉर्म तो स्कूल की थी। तो सुमित साहब, आपकी बात सच साबित हो गई कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया बीजेपी के कहने पर कि हमारा हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं मानता हूं हाईकोर्ट बीजेपी खुश थी उस फैसले के बाद, बीजेपी सरकार का वो फैसला था और आप परेशान थे। नहीं, आपने अभी क्या कहा था कि आप ओवैसी आप फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया बीजेपी। मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूं? क्या आपकी कोर्ट तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, और मुझे संविधान ये अख्तियार देता है कि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करूं। कौन रोक सकता है मुझे? आप मेरे सर पे बंदूक भी लगा दे और कहे डिसएग्री मत करो वरना तुमको मार देंगे। मैं कहा मार दो मेरे को, मैं कलमा पढ़ लूंगा, मार दो मेरे को, मुझे संविधान इजाजत देता, मैं डिसएग्री करूंगा। क्या जस्टिस जयस वर्मा साहब ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल? जजमेंट आया है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम उसको सही नहीं मानते। क्यों? इसमें कौन सी गलत बात है? आपके ढेर सारे ट्वीट्स देखे मैंने, पर सवाल यह है कि स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, 16 पॉइंट। देखिए 16 पॉइंट देखिए हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में सुमित साहब, जजमेंट के एक हिस्से में जज साहब कहते हैं कि अमेरिका की मिसाल देते हैं। अमेरिका के स्कूल्स में तो भाई साहब वहां पर तो यूनिफॉर्म की का लुजूम ही नहीं है। और दूसरी बात, ये लड़कियां कोर्ट को गई थी यूनिफॉर्म नहीं कह रही थी हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, वो ये कह रही थी कि हम यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनती आ रही थी। बीजेपी के सरकार ने उस पर रोक लगा दी। हम यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में इजाजत दी गई है। यह उनका असल मुद्दा था। अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, अगर वो हिजाब कोई पहनेगी कोई नहीं पहनेगी तो होमोजेनिटी नहीं आएगी। सर, मेरा मानना यह है कि अगर कोई पगड़ी पहनकर बैठेगा, कोई बगैर पगड़ी पहनकर बैठेगा, कोई सिंदूर लगाकर बैठेगा, कोई बगैर सिंदूर लगाकर बैठेगा, कोई कड़ा पहनकर बैठेगा, तो क्या होगा? जब देश के संविधान में होमोजेनिटी का लफ्ज नहीं है, देश के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है ये, और हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एक लोकतंत्र में रह रहे हैं असद भाई, इतना खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा, हम सब मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपने जिस तरीके से इसका विरोध किया, उसके बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा मशहूर वेबसाइट प्रिंट में, जिसमें आईएस ने जिम्मेदारी ले ली कि अगर इस फैसले को लागू कराया गया है, इस्लामिक स्टेट बोल रही है, तो जो सरकार लागू करवाएगी उसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये मामला उतने उस लेवल पे चला गया है, मतलब इसमें धार्मिक उन्माद तक बात थी, पोलराइजेशन तक बात थी, अब तो ये जिहाद जैसी चीज़ें आ गई हैं इस मामले पर, जो कि यूनिफॉर्म से जुड़ा है, जो कि बच्चियों के अधिकार से जुड़ा है। और मुझे लगता है कि आप जैसे नेता जब इसमें बयानबाजी करते हैं तो क्या इन लोगों को मौका मिल जाता है? सुमित साहब, मेरी एक बात सुनिए। आईसिस ने एक वीडियो जारी किया था, आप पूछ लीजिए रविशंकर प्रसाद जब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। आईसिस के वीडियो में ओवैसी की फोटो थी नहीं थी, कहा गया कि तागूत है, इसको मारो, और आप मुझके आईसिस से सवाल मुझसे कर रहे हैं। माने यहां पर जो हिंदू रेडिकल हो चुके हैं वो मेरी गाड़ी पर गोली चलाते हैं, जो आईसिस के लोग हैं वीडियो जारी करके बोलते हैं कि ओवैसी तागूत है। मैं क्यों जवाब दूंगा आईसिस के बारे में? आप मत दीजिए, आईसिस के बारे में मेरा सुनिए। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं सुमित साहब कि मैं संविधान की बात कर रहा हूं, और हाईकोर्ट के जजमेंट की हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं, क्यों उससे डिसएग्री करते हैं। उसमें हाईकोर्ट ने जजेस ने कहा कि गुरुकुल, सर गुरुकुल में तो क्या लोअर कास्ट के लोग पढ़ते थे? महिला पढ़ती थी।
ये स्कूल है ना, इस स्कूल में तो भारत की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किया, गुलदस्ता है। क्या एक गुलदस्ते में खाली एक ही रंग का फूल होगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ये गुफ्तगू जो है, जो थोड़ी सी गर्म भी है, थोड़ी सी नोकझोंक भी है, आगे भी जारी रही। ओवैसी साहब बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि अभी तो यूपी चुनाव में आपका जो हाल हुआ आपकी पार्टी का, उस पर आपसे बात करनी है, और हिजाब पर तो आप बोल ही रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप उससे बड़े लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, आप हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, आपने इशारा भी किया है, और शायद वो लोग जाएं भी आगे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके। लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है असद भाई। हम सब, मैं खुद सेंट्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय का। हमारे साथ तमाम बच्चियाँ आती थी जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी। जो लड़के बड़े हो गए थे, जिनकी बीएड आ गई थी, वो बीएड भी रखते थे, नहीं दिक्कत होती थी। लेकिन अब जब सरकार ने एक नियम बनाया, कहीं की भी सरकार के पास, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसने एक फैसला किया कि आपको हिजाब नहीं पहनना है। और अगर आपको आपत्ति है, सुनिए मेरी बात, अगर आपको आपत्ति है तो आप किसी और विद्यालय में जा सकते हैं, किसी और जगह में पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त सुमित भाई, आपको संविधान में अगर एक कानून कंकरेंट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। जब केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में हिजाब पहनने की इजाजत है तो आपने क्यों बनाया ये? तो हाईकोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं? क्यों नहीं दी गई हाईकोर्ट? सुनिए, ये दलील नहीं दी गई हाईकोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि कोई हमको एविडेंस नहीं दिया गया, प्रूफ नहीं दिया गया, जिससे साबित हो कि ये प्रथा का हिस्सा है। जी बोलिए। सुमित साहब मेरी बात सुनिए। तो फाजिल जज साहब ने कह दिया फेडरलिज्म। अरे भाई, आप अमेरिकन फेडरलिज्म की मिसाल देते हैं, फिर यहां पर जब ये बोला जाता है तो आप यहां की फेडरलिज्म की मिसाल देते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत की खूबसूरती, आपने सही कहा, गुलदस्ता है। अगर आप सिर्फ गुलदस्ते से दो फूल को निकाल देंगे तो फिर वो गुलदस्ता कहां रहेगा? वो तो गुलदस्ता सिर्फ एक फूल का नजर आएगा आपको। हम तो ये कह रहे हो शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, उनको शिक्षा हासिल करने दीजिए आप। और यकीनन ये इस फैसले के खिलाफ अपील होगी। साबरीमाला का केस सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मेरा आपसे एक ही आपको बात बताना है सुमित साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आपको शायद तकलीफ हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करेगी तो उसको कहा जाएगा कल्चरल, और अगर मैं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करूंगा तो कहा जाएगा रिलीजियस। ये कैसे होगा मेरे दोस्त? जब आपके लिए रिलीजियस है तो मेरे लिए भी रिलीजियस होनी चाहिए ना। आपके लिए कल्चरल हो जाता है, मेरे लिए रिलीजियस क्यों होता है, मुझे बताइए। असद भाई, दुनिया के तमाम मुल्कों ने बुर्के पर भी बंदिश लगाई, और उसकी बहुत सारी वजह है। में जाए वो मुल्क, वो भाड़ में जाए वो मुल्क। मुझे मेरे वतन अजीज से मोहब्बत है और रहेगी। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में 3 तलाक भी नहीं है, रोक लगी हुई है। अरे भाड़ में जाए, वो भी भाड़ में जाए, भाड़ में जाए वो भी। ये क्या बात है? उस देश में मोनार्की है, उस देश में मोनार्की है, उस देश में संविधान नहीं है। आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे हैं उन देशों से मिला के? हमारे पास संविधान है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है। आप क्यों भारत की तौहीन कर रहे हैं सुमित भाई? क्यों तौहीन कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं तौहीन आप भारत? 3 तलाक हटने पर मुस्लिम महिलाएं खुश हुई, वही तो कोर्ट गई थी। उसी के बहाने तो हुआ है तमाम चीजें। कौन खुश हुई? कौन खुश हुई? कहां खुश हुई? चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं हैदराबाद में कितनी महिला। आप खुद जाकर देख लीजिए 3 तलाक के बारे में क्या बोलती हैं। 3 तलाक मोदी ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को डिजर्ट करने का एक आसान रास्ता उन बेवकूफ गधे मुस्लिम मर्दों को दिखा भाई, दिया। मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया अभी यूपी में, हमने देखा तमाम सीट्स पे क्या हुआ। हाँ, वही 6%। एक ही कम्युनिटी है पूरे भारत में जो बीजेपी के लिए उसका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। बाकी तमाम कास्ट का, रिलीजियन के मानने वालों का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ा। यह भी सच्चाई को बयान कर दीजिए आप। एक्सेस का भी वोट ले लीजिए और आपका सीएसडीएस का डेटा भी ले लीजिए आप। हम दोनों बता रहे हैं आपको, वो खुलकर कह रहा है। नहीं, पर कुल मिलाकर बीजेपी को कोई हरा नहीं पा रहा है ना। तमाम लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं, चाहे आप हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, जो मुस्लिम वोट बैंक के पीछे की पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहां ये कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं अपने लोगों में? ये तो बीजेपी की सफलता है।
सर मेरी एक बात सुनिए, आज से 50-100 साल के बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि ऐसे चंद पागल बहादुर लोग थे जो 300 MP रखने वाली सरकार से लड़ते थे और सच्चाई को बयान करते थे ताकि सच्चाई और झूठ में फर्क मालूम हो सके। वो लड़ते इसलिए थे ताकि हक और बातिल में फर्क मालूम हो सके। वो लड़ते इसलिए थे कि इसलिए नहीं खामोश हो गए कि उनके पास ताकत है, बल्कि इसलिए लड़ते थे कि सच्चाई और बुराई लोगों को दिखे। कोई बात नहीं जीत रहे ना, मगर लोग लड़ने वालों को याद रखेंगे। लोग गुलामी करने वालों को और अपने जमीर को बेचने वालों को लोग याद नहीं रखेंगे। यकीनन बीजेपी कामयाब हो रही है, मगर हमारा काम तो नहीं है कि हम अपने आप को गुलामी एक वजह असद भाई ये भी है, उसी CSDS के आंकड़े के मुताबिक जिसका आपने जिक्र किया एक्सिस के, कि 7 सीटें ऐसी रहीं जहां पर आपकी वजह से सपा हार गई। अगर आपका कैंडिडेट नहीं होता, वो वोट मिला होता, जो कि मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं, वो सपा को फायदेमंद होती, अखिलेश का हाथ मजबूत होता जो बीजेपी से लड़ रहा है। हाँ, अखिलेश यादव का प्रेसिडेंट मैं हूं, बसपा का प्रेसिडेंट मैं हूं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट मैं हूं। हाँ भाई, मैं लैला हूं, मेरी वजह से। अब भाई 400 सीटें हैं, हाँ, और वो 7 सीटों में बसपा और कांग्रेस ने क्या वोट लिया बताइए। आप हिजाब से शुरू किए, कश्मीरी पंडित से, और यूपी पे आ गए। आपने वादा किया था यूपी पे बात नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी की बात यूपी में करूंगा। खैर, आप 7 सीट की बात करें, वो बता दीजिए उन 7 सीटों में बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए, नहीं बताएंगे। और अखिलेश यादव तो मैं शुरू से, आपको याद होगा जब आपने लखनऊ में प्रोग्राम किया था, मैंने कहा अखिलेश यादव नाअहल है, अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। अखिलेश यादव जमीन से जुड़े हुए नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ सियासत 2 महीने की करते हैं, वो 365 दिन की राजनीति करने का उनमें स्टेमिना नहीं है। हम करते हैं 365 दिन की राजनीति। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो यही सवाल करते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था शाइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी को हारना पड़ा। सुमित साहब देखिए, याद रखिए, इंसान की तारीख गवाह है कि इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। अंग्रेजी में कहता है कि पावर इज नॉट इटर्नल, पावर इज नॉट इटर्नल, पावर विल नॉट बी इटर्नल। बीजेपी हारेगी जरूर, फिक्र मत करिए आप, देश की जनता उनको हराएगी। आप अब सिर्फ उम्मीद पर आपकी दुनिया कायम है ना? उम्मीद देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और जिस इंसान में उम्मीद बाकी रहती, वो तूफानों का मुकाबला कर लेता, बाल्टी तूफानों का। जिसमें उम्मीद खत्म हो जाती तो वो तो गुलाम बन जाता है। आप चाहेंगे बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन जाएं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष आपके साथ लामबंद हो, अपने आप को आगे करेंगे? देखिए सुमित साहब, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। ये बड़े बड़े स्टारों को सोचना चाहिए, मगर ये बात तो सही है कि उनके सितारे गर्दिश में है अभी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।